अगला है कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। कविता में बादल, हाँ, यानी बादल किन किन अर्थ की ओर, एक तो जीवन दाता, नया जीवन देने वाला बादल, पहला हुआ नया जीवन देने वाला बादल, है ना। दूसरा हो गया क्या, क्रांति करने, हाँ, परिवर्तन लाने वाला बादल, क्रांति लाने वाला बादल, दो रूप हुआ। तीसरा रूप है संघर्ष करने वाला बादल, यानी किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानने वाला, हर परिस्थिति का सामना करने वाला और निरंतर उसके सुधार के लिए संघर्ष करने वाला बादल। बादल का ये भी रूप है ना कि वो कभी हार नहीं मानता, कभी लेखक कभी हार नहीं मानते, वो हमेशा संघर्ष करते रहते, किसी भी परिस्थिति से हताश और निराश नहीं होते हैं, है ना। लोगों को नया जीवन देने वाला बादल। तो ये कई रूप हैं, कई अर्थ हैं बादल के, इन अर्थों को लिख देना, हो जाएगा। कोई दिक्कत? तीनों चारों अर्थ समझ में आ गया? कम से कम 3 अर्थ तो जरूर लिखोगे, 3 नंबर का रहेगा, है ना। पहले अच्छा, एक दूसरा बच्चा बताओ कौन कौन सा अर्थ बताए, देखो कुछ समझ रहे हैं। नया जीवन देने वाला बादल, एक क्रांति करने वाला या समाज में परिवर्तन लाने वाला, बदलाव लाने वाला बादल। तीसरा संघर्ष करने वाला, चौथा किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानने वाला बादल, हर परिस्थिति का सामना करने वाला बादल। कई रूप है, हो जाएगा। दिक्कत है नहीं ना? ठीक है, आगे अगला है नाद सौंदर्य कहाँ कहाँ, ये तो आप जानते ही हो, है ना। कुछ प्रश्न लिखो जो आप बना के लाओ, है ना। वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम दिए हैं, 10 ठो मिलेगा आपको। प्रश्न लिखिए आप, जिसको आप बनाएंगे। कवि बादल को गर्जना के साथ बरसने के लिए क्यों कह रहा है? पहला, कवि बादल को गर्जना के साथ बरसने के लिए क्यों कह रहा है? इधर मैं लिखूं, इधर कभी बादल को गर्जना के साथ बरसने के लिए क्यों कह रहा है? हो जाएगा। लिखने की आवश्यकता है क्या? ओके। दूसरा, कवि बादल के बहाने किसमें उत्साह भरना चाहते हैं और क्यों? अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर को दे सकता है अभी? ओके, बोलो। कवि बादल के बहाने कवि को उत्साहित करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कवि ऐसे कविता लिखें या फिर कहानी लिखें जिससे लोग प्रेरित हो, उनमें उत्साह बढ़े, उसमें उत्साह। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे कि इसके साथ साथ वो संसार के लोगों और प्रकृति के जीवों को भी उत्साहित करना चाहते हैं, है ना। क्यों चाहते हैं, इसका जवाब आपने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि संसार के लोग मायूस हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनमें आशाएं नष्ट हो चुकी हैं, है ना। वो अब माने असहाय महसूस, अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? उनको अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, इसलिए ऐसा करने का संदेश कवि ने दिया है। क्यों भी जोड़ना है? क्यों कवि? अब प्रश्न है, कवि बादल के बहाने किसमें उत्साह भरना चाहते हैं और क्यों? ये तीसरा था। कवि बादल
के बहाने इसमें उत्साह भरना चाहते हैं और क्यों? ठीक है। तीसरा है कवि बादल की तुलना किससे की है और क्यों? किससे की है और क्यों? चौथा कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? वो लिखा दिए ना, तो ये वाला लिख के लाना। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? ये तो नहीं लिखा है ना। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। इस चैप्टर से संबंधित कोई भी जिज्ञासा अगर आपके अंदर है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी प्रश्न या कोई शब्द या कोई चीज आपको लग रहा है कि मैं ठीक से नहीं समझ पाया हूं, कोई कुछ सारा डाउट क्लियर? हाँ नहीं क्लियर है? बढ़ सकते हैं आगे? कौन सा इससे क्लियर? ये वाला, ये इसमें उत्साह भरना चाहते हैं। अभी क्यों भरना चाहते हैं? ये भी क्योंकि संसार के लोग, सृष्टि के लोग निराश हताश हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, है ना। इसलिए उत्साहित करना। क्यों का आंसर नहीं जान रहे थे ठीक से, उसको क्लियर किया मैंने। एक भाग लिखते हैं, दूसरा भाग छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। कभी बादल को गरजने के साथ गरजने क्यों बोल रहा है? वो तो गरज के भी तो मतलब सबको बता सकता है। जैसे खाली गरजेंगे, बरसना क्या है? प्रतिफल। गरजने से पानी नहीं ना आ जाएगा। पानी किससे मिलेगा? समस्या का समाधान किससे होगा? कभी अगर विचार को लोगों के अंदर कविता के रूप में नहीं दे, कविता क्या है? उसका प्रतिफल। कहानी क्या है? उसका प्रतिफल। बारिश है वो, कवि के विचारों का बारिश है। इसमें कविता के रूप में, कहानी के रूप में, नाटक के रूप में, उपन्यास के रूप में, है कि नहीं? तो अगर वो नहीं आएगा तो विचार बदलेगा, फायदा होगा नहीं। डॉक्टर दवाई लिख दिया तो पर्याप्त है, खाएंगे नहीं दवाई, ठीक हो जाएंगे। दवाई प्रतिफल है, मेन क्या है? दवाई। बरसना तो है ही है ना। प्रश्न इसमें जोड़ा गया कि गरज के साथ क्यों बरसने बोल रहा है? क्योंकि साधारण, जैसे देखो छोटी मोटी गलती है तो बच्चे को समझा के काम चलाया जा सकता है, लेकिन कोई बार बार समझाने पर भी नहीं मानता है, जिद्दी हो गया, तो उसको डांटना पड़ता है, मारना पड़ता है ना। तो वो गरज एकदम टीचर उग्र हो जाएंगे, नहीं उग्र हो जाएंगे तो तब उसका जाके माइंड चेंज होगा। क्लियर? और किसी को? हाँ गरजने की बोलते, बादल को बरसने से क्यों नहीं बोलते? हाँ, अभी जैसे देखो, गरजना इसलिए है कि जब तक घोर गर्जना नहीं करेगा बादल, तब तक वो पूरे अपने संपूर्ण बल के साथ वो बरस नहीं पाएगा। समझी ना?
जैसे देखो समझाने में मीठा मीठा शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें बदलाव नहीं आ पा रहा। फुहार रिमझिम फुहार बरसेगी तो उससे काम नहीं चलेगा। धरती इतनी प्यासी है, इतनी मर चुकी है, निराशा इस कदर इस तरह से व्याप्त हो चुका है कि वो आदमी अब मान लिया है कि अब हमारा कुछ नहीं होने वाला, उसको बदलना है। बदलाव किसमें लाना है? जो मान लिए है कि अब हमारा कुछ होने वाला नहीं, अब तो हम गए कि नहीं, उसमें बदलाव लाना। तो वो बिना गर्जना के संभव नहीं है। आसानी से मीठी मीठी बात बोलेंगे तो समझेगा नहीं, वहां तक जाएगा ही नहीं। टीचर धीरे धीरे पढ़ाते हैं तो पीछे वाला नहीं सुनाता है ना, पूरे समाज तक वो बात नहीं जा पाएगी। ठीक है, हमारी आदत है ना, जब तक हमको पूरा झकझोरा नहीं जाएगा तब तक हम जागते नहीं हैं। क्लियर? और कुछ किससे की है? कवि से। हाँ, क्यों की है? क्योंकि जो गुण बादल में है वही गुण कवि में है। समझी? तो कौन कौन गुण बादल में है और कौन कौन गुण कवि में है दिखा देना मुझे। क्लियर? ठीक, आगे और किसी को नहीं? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली कविता है अट नहीं रही है, पढ़ना है। अभी तक सिलेबस में तो नहीं दिया, केवल प्रश्नोत्तर उसको समझा देते हैं। क्या देखो, अट नहीं रही है, जबकि आज का सिलेबस हमको 2 ही दिया गया है। आपको जो मिला है उसमें आत्मकथ्य और उत्साह है ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है में इसमें प्रकृति में बसंत ऋतु की व्यापकता का वर्णन है कि किस तरह से बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो प्रकृति उसके सौंदर्य को संभाल नहीं पाती है ना। उसका सौंदर्य जो है वो प्रकृति में जहां तहां बिखर जाता है। कोई भी चीज अटका कब नहीं है। जैसे ज्यादा माने कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा माने कितना ज्यादा। जैसे एक बोतल है, उसमें अगर हम 2 बोतल पानी डालेंगे तो नहीं हटेगा, 1.5 बोतल पानी डालेंगे तो हट जाएगा क्या? हाँ, यानी प्रकृति में जितना सौंदर्य संभालने की क्षमता है उससे अधिक सुंदरता एकाएक धरती पर उतर आती है। क्या पेड़, क्या तालाब, क्या नदी, क्या पर्वत, क्या धरती, क्या खेत, क्या खलिहान, सब जगह सौंदर्य ही सौंदर्य है ना। एकाएक अचानक, इसीलिए तो इसको ऋतुराज कहते हैं, ऋतुओं का राजा, ऋतुओं का राजा है ये, है ना। प्रकृति में एक साथ इतनी सुंदरता उतर आई है कि धरती उसको संभाल नहीं पा रही है, अट नहीं रही है। सब धरती अट नहीं रही है, धरती में वो सुंदरता अट नहीं रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें 1-2 चीज और। कविता किस भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली। बादल कविता किसमें है? खड़ी बोली। कौन सी भाषा है? देखो, हम लोग जो हिंदी लिखते हैं ना या पढ़ते हैं वही खड़ी बोली है। ये कौन सी हिंदी है? खड़ी बोली। आने आपका जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य से आगे जितनी भी कविता है वो सब खड़ी बोली में है। केवल 2 ही कविता, 2 या 3 कविता जो पुराने कवियों की है, जैसे सूरदास का ब्रजभाषा में हो गया और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अवधी भाषा। अवधी भाषा कौन सी भाषा? अवधी। हाँ, में दीर्घ ही लिखना। ठीक है। बाकी इधर जितनी भी कविताएं हैं वो सारी कविताएं आपकी किस भाषा में है? खड़ी बोली। ठीक है। और इसका जो रस है वो वीर रस है। क्या है? वीर रस। और ओज गुण, ओज गुण ये शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आता है। उस दिन बताए थे ना आप लोगों को 2 तरह का सौंदर्य होता
होता है एक वीर रस? जैसे देखो वीर रस, वीर जिसमें किसी को उत्साहित किया जाए, वीर है ना। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, पढ़ी होगी आप लोगों ने, है ना। तो उसमें जिसको पढ़ने के बाद जो जोशीला हो जाता है आदमी, है ना, तो उसको कहा जाता है जोश भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए जब कोई कविता लिखी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? वीर रस। ओज गुण 3 प्रकार के गुण है, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। गुण कितने हैं? 3 हैं। गुण है माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक है। जिसको पढ़ने के बाद मन द्रवित हो, मन में कोमल भाव जन्म ले, मधुर भाव जन्म ले, या मन द्रवित हो, है ना, तो वहां सब में माधुर्य गुण होगा। द्रवित कहते हैं पिघलना, मन में कुछ होता है, जिसको पढ़ने के बाद आपके मन पर उसका असर होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं माधुर्य गुण। ठीक है, क्या होता है? क्लियर? माधुर्य गुण, जैसे सूरदास के पद पढ़े उसमें माधुर्य गुण है। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण। अभी आत्मकर्त पढ़ेंगे उसमें भी माधुर्य गुण है, लेकिन इसमें ओज गुण है। जिसको पढ़ने के बाद द्रुति कहते हैं ओज, मन में उत्साह पैदा हो, ठीक है, जोश पैदा हो। हाँ नहीं, वो माधुर्य गुण है, बादल में बोल रहे हैं, इसमें बादल में, है ना। उत्साह कविता जो हम लोग पढ़े, इसमें आपका क्या है? क्लियर? क्यों? क्योंकि इसमें उत्साहित किया गया है, उत्साह भरा गया है ना, इसीलिए इसमें ओज गुण है। और जिस कविता को पढ़ने से ना तो मन में जोश पैदा हो, ना मन में कोई द्रवित भाव, है ना, करुण भाव, प्रेम भाव पैदा हो, जो एकदम जैसे कोई निर्देश और संदेश आपको सुनाया जाता है, कोई निर्देश दिया जाता है, ये काम करना, वो काम करना, तो उसको हम लोग ध्यान से सुनते हैं और ठीक है चलो हो जाएगा ना। उससे ना हम उत्साहित हुए, ना हमारे मन पर कोई उसका द्रवित हुए, तो उसको प्रसाद, यानी जो बीच बीच में है ना, उसको क्या कहेंगे? प्रसाद। क्या बोलेंगे? प्रसाद। ठीक है। तो हट नहीं रही है कविता में, ये भी कविता जो है वो किसमें है? हाँ, माधुर्य गुण है, खड़ी बोली उसमें भी है, ये शिल्प सौंदर्य में है। ये सब किस भाषा किसमें आती है? भाषा, गुण, रस, छंद, ये सब किसमें आता है? और ये जो निराला की जो कविता हम लोग पढ़े वो मुक्त छंद में, कल भी बताए थे, किस छंद में है? आगे उसमें कोई छंद, इसकी शुरुआत, मुक्त छंद की शुरुआत भी निराला ने ही की थी, और उस समय बहुत विरोध भी हुआ उनका, निराला जी का बहुत विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि रबड़ छंद है, कोई और ठिकाना नहीं, किसी में 1 शब्द, किसी में 12 शब्द, किसी में 10 शब्द, तो विरोध हुआ। लेकिन ये हिलने वाले, डिगने वाले कभी नहीं थे, बोले कि मन में जब भाव प्रबल वेग में हो तो वो छंद के नियमों को मानता नहीं है, इसीलिए कविता को छंद से मुक्त होनी चाहिए। और बाद में सभी कवि इनके छंदों को स्वीकार किया और माना ही नहीं। बाद में जितनी कविताएं लिखी जाने लगी वो सब मुक्त छंद में। तो उत्साह कविता किस छंद में है? मुक्त छंद से वो मुक्त है। जो छंद से, जो कोई छंद में नहीं है, इसको छंद है। जैसे कविता को लिखने का जो क्रमबद्ध तरीका होता है ना,
पारंपरिक तरीका, पहले से जो तरीका चला आया है, एक ढांचा उसका, उसी को छंद कहा जाता है। जैसे देखो अभी हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़े तो उसमें चौपाई और दोहा छंद था। छंद था ना, क्या क्या था? चौपाई और दोहा। सवैया छंद में हम लोग पढ़े या पद में पढ़े इनका सूरदास का पद, ठीक है। तो लेकिन उत्साह कविता में कोई छंद नहीं है। यहाँ अभी जो आप कविता पढ़ रहे हो अट नहीं रही है, इसमें भी कोई छंद। भाषा क्या है? खड़ी बोली। इसमें वसंत ऋतु का वर्णन है। वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहते हैं। पूरा वर्णन क्या है कि वसंत ऋतु में प्रकृति में एक साथ इतनी सुंदरता उतर आती है कि प्रकृति उसको संभाल नहीं पाती। प्रकृति में आती नींद आ रही है ना? जल्दी ठीक है। तो इसके प्रश्नों के उत्तर को हम लोग खाली देख लेते हैं ना। कहानी वही है कि जैसे प्रकृति में बसंत ऋतु में, लेकिन ये तो आप नहीं यार, जो बोली थी देखो अट नहीं रही है, इसका मतलब तो समझ रही है। कहाँ नहीं अट रही है? क्या नहीं अट रही है? आभा फागुन की। आभा मतलब सौंदर्य, सुंदरता। इसका तो फागुन, फागुन मतलब बसंत ऋतु। बसंत ऋतु का जो प्रमुख महीना है वो है फागुन। फागुन में आता है फगुआ। फगुआ मतलब होली, है ना। और शुरुआत होती है बसंत की कब से? बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा से। सरस्वती पूजा से लेकर कलश स्थापन के पहले का जो समय है उसको कहते हैं बसंत ऋतु। ये ऋतु सबसे सुंदर ऋतु होता है। ना अधिक गर्मी, ना अधिक वर्षा, ना अधिक ठंड, ना धूल, ना कादो, ना कीचड़, है ना। और प्रकृति में सब फूल इसी ऋतु में खिलते हैं। प्राकृतिक फूल जितने हैं वो सब इस ऋतु में खिल जाते हैं। पतझड़ के बाद बसंत आता है, इसलिए सभी पेड़ों में नए नए पत्ते भी। प्रकृति बहुत खूबसूरत और सुंदर लगती है। तो कहीं नहीं हट रही है, सट नहीं रही है, यानी इतनी सुंदरता है कि एक दूसरे पर लद गई है ना। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तू पर कर देते हो। कहते हैं कि चारों तरफ से फूल की खुशबू ऐसी आती है कि घर घर में अपने आप प्राकृतिक खुशबू आने लगती है। नहीं, आम का मंजर है, बगल में पेड़ है आम का, तो आम की खुशबू अपने आप आने लगेगी। नहीं, महुआ का पेड़ है, महुआ की खुशबू आने लगेगी। सरसों लगा हुआ है बगल के खेत में, सरसों में भी फूल आता है, उसी समय सरसों की खुशबू आने लगेगी। ठीक है, तो घर घर जो है वो किससे भर जाता है? सुगंध, सुगंध से। और उड़ने को नभ में तुम, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, गौर करना। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर मतलब होता है पंख। पर मतलब पंख, और नभ मतलब नभ, आकाश या। कहता है कि ये इस ऋतु का प्रभाव ऐसा है, इतनी सुगंध, इतनी सुंदरता, इतनी सुव्यवस्था प्रकृति खुद अपने आप सृजित करती है। उसका सृजन कौन करती है? प्रकृति खुद करती है। उसकी बनावट रचना कौन करती है? कि आदमी का मन, हृदय कल्पना लोक में उड़ने के लिए आतुर हो उठता है। उसके मन में कल्पना के पंख लग जाते हैं, है ना। क्या लग जाते हैं? उड़ने को नभ में तुम मतलब क्या? व्यक्ति।
लोग। कहाँ उड़ने के लिए? नभ, आसमान। आसमान में आदमी कैसे उड़ेगा? पंख है उसके पास? नहीं। तो किन पंखों से? कल्पना के पंखों से। किससे? यानी ये ऐसा ऋतु है कि आदमी के दिमाग में कई सपने जागने लगते हैं, कल्पना के पंख उगाते हैं। ये ऋतु का असर है, ये ऋतु का प्रभाव है कि आदमी कल्पना लोक में उड़ने के लिए उतावला हो उठता है ना, मजबूर हो उठता है। आंखें हटाता हूं पर हट नहीं रही, है ना। आंख कब नहीं हटती है? जब उसकी दृष्टि किसी सुंदर वस्तु पर जाकर पड़ी है तो वो वहीं खिंच जाती है, आकर्षित हो जाती है। कोई जबरदस्ती पीछे से एक सहेली खींच भी, चलो ना रे, बोला रे थोड़ा सा और देखने दो ना, अच्छी मूर्ति देख रहे हैं, अच्छी फिल्म देख रहे हैं, तो आपको उसमें हटाया भी ज्यादा है तो आप हटते नहीं है। ठीक है, आंख हटाता हूं लेकिन वो हट नहीं है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मदगंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पाट पट नहीं रही है। अब यहाँ देखो प्रकृति का एक चित्रण, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। जब मानवीकरण अलंकार बताए थे, जब निर्जीव वस्तु को कोई आदमी का काम करते हुए दिखाया जाए तो वहाँ क्या होता है? मानवीकरण कहता है कि जब नए, क्योंकि पतझड़ में क्या होता है? पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं और उसके बाद आता है बसंत ऋतु, है ना। तो उसमें क्या होता है? नए नए पत्ते और पत्तों के साथ फूल, पत्तों के साथ फूल तुरंत। उसी समय देखो आमों में मंजर लग जाता है, मंजर इतना दिखेगा कि पत्ता नहीं दिखेगा। महुआ का सब पत्ता गिर जाएगा, उससे महुआ का फूल टूट टूट कर गिरता है ना। उसी तरह से पलाश का पेड़ पूरा लाल फूलों से भर जाता है। परसाबाद से कौन आई है? पलाश का पेड़ देखिए ना, परसाबाद उसका नाम ही है। परसा माने होता है पलाश। वहाँ जहाँ तहाँ पलाश का पेड़ है ना रे, मुड़ी काट भी देगी तब भी वो जन्म लेगा। इसीलिए कहा जाता है ढाक के 3 पात, वही ढाक के 3 पात। उसका कितना भी मुड़ी काटो लेकिन वो, तो पलाश का पत्ता क्या होता है? पूरा झड़ जाता है और झड़ने के बाद वहाँ क्या होता है? लाल लाल फूलों से भर जाता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि फूलों ने पेड़ों के हृदय में, उर मतलब हृदय में माला पहना रखी हो। क्या इतने फूल लगे होते हैं कि वो माला जैसी पूरा। तो यहाँ पर मानवीकरण किया गया, हृदय में माला पहनना। ठीक है, मंद गंध पुष्पमाल, उसमें मंद मंद यानी धीरे धीरे सुगंध भी